अस्सलाम वालेकुम। EDU 301 मिड टर्म प्रिपरेशन, ये फ़ाइल 2 है मेरे पास सर तनवीर की। ये सब्जेक्टिव फ़ाइल है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट फ़ाइल्स होती हैं ये। अगर आप ये फ़ाइल्स कर लेते हैं तो आई एम श्योर आपका सब्जेक्टिव पार्ट यहीं से सॉल्व हो जाता है। बाकी जो अगर कोई रैंडम क्वेश्चन आ भी जाए तो वो चॉइस में आप स्किप कर सकते हैं। एक फ़ाइल ये है मेरे पास, दूसरी फ़ाइल है ये फ़ाइल 1 है। इसको भी अगर टाइम मिला तो हम कर लेंगे। पहले हम इस फ़ाइल को आज करेंगे और एमसीक्यूज़ के लिए आप ये वाली फ़ाइल ज़रूर कीजिएगा। और एमसीक्यूज़ की तो वैसे भी बहुत सारी फ़ाइल्स होती हैं, वो तो आप करेंगे। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज ही कंप्लीट हम करेंगे इंशाल्लाह। तो आपके पास क्वेश्चन है फर्स्ट, रिफ्लेक्शन इन एंड रिफ्लेक्शन ऑन में क्या डिफरेंस है, या इसको सेपरेटली डिफाइन भी करवा सकते हैं। तो रिफ्लेक्शन इन आपके पास होता है कि जब आप कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं या कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो भी आप उसमें कोई मिस्टेक्स होती हैं या कोई भी आप सोचते हैं कि मुझे इसको इम्प्रूव करना चाहिए, उसी वक्त इम्प्रूव कर लेते हैं, तो वो आपके पास होती है रिफ्लेक्शन इन। और रिफ्लेक्शन ऑन होती है आपके पास कि अगर आपने कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर ली, एंड कर ली, मीन्स कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद एनालाइज करूँ कि मैंने इसके अंदर ये मिस्टेक्स की थी और नेक्स्ट में जाके मैं फिर वो ना करूँ और अपने एक्सपीरियंस से सीखूँ, तो ये मेरे पास रिफ्लेक्शन ऑन होगा। सिंपल वर्ड्स में ये है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। देखिए, रिफ्लेक्शन इन एक्शन इज थिंकिंग ड्यूरिंग द एन एक्टिविटी टू एडजस्ट एंड इम्प्रूव, उसी वक्त एडजस्ट और इम्प्रूव कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन ऑन आपके पास होता है एक्शन अकर्स आफ्टर द एक्टिविटी टू एनालाइज एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब टास्क एनालिसिस क्या है आपके पास। Task analysis involves the breaking down a complex task into smaller, yeah, manageable steps to understand the skills needs to complete it. अब देखें, पूरे टास्क को एनालाइज करना मीन्स उसको उसकी ब्रेक डाउन कर देना है स्टेप्स के अंदर। फर्स्ट स्टेप में हमने ये करना है, सेकंड में ये करना है, थर्ड में ये करना है। तो उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम जब हम उसको स्टेप्स में ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये आपके पास टास्क एनालिसिस होती है। टास्क होता है कोई भी फंक्शन, एनालाइज होता है उसका तज्जिया करना या उसको अंडरस्टैंड करना, ऑब्जर्व करना। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है मिसकंसेप्शन ऑफ लर्निंग इन आइसोलेशन। मीन्स अकेले बैठ के मिसकंसेप्शन कर लेना आप ऑफ लर्निंग, और खुद से सीख लेना कि ये होगा इसका रिजल्ट, या इसके बाद आप मतलब खुद से समझ लेना कोई चीज़। लर्निंग इज़ अ आइसोलेशन कैन बी इनएफेक्टिव एज इट ओवरलुक्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द सोशल इंटरेक्शन, कोलैबोरेशन एंड रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लर्निंग पर्पस। अगर हम इसको जीपीटी से देखें तो वो हमें इस वर्ड को क्या किस तरीके से समझाएगा, देखते हैं। इसकी फाइनल टर्म की प्रिपरेशन भी मैंने रिकॉर्ड कर दी है 2 वीडियोज़, वो भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगी। फाइनल टर्म तो अभी देर है। अच्छा, मिसकंसेप्शन ऑफ लर्निंग इन आइसोलेशन, आइसोलेशन कहते हैं तन्हाई में। ठीक है, रेफर्स टू द फॉल्स बिलीव्स और अजम्पशंस अबाउट द इफेक्टिवनेस। देखो, जो मैंने खुद एक्सप्लेन किया था ना, ये भी वही चीज़ बता रहा है। जो आपको वहाँ पे सोल्यूशन बना हुआ है ना, आंसर लगा हुआ है, वो भी ठीक है, लेकिन पहले जो क्वेश्चन पूछा ना, उसको हमने उसी के हिसाब से उसको आंसर करना होता है। ठीक है, और एंड नेचर ऑफ लर्निंग इंडिपेंडेंटली विदाउट इंटरेक्शन विद अदर्स, मतलब दूसरों से बात किए बगैर, मशवरा किए बगैर खुद ही हम डिसाइड कर लें कि ये ऐसे होगा या ऐसे होगा, हम खुद ही सीख लें। ये वैसे बेसिकली ये मिसकंसेप्शन यही होता है लर्निंग ऑफ आइसोलेशन। ठीक है, ओके। डिफाइन द लर्निंग, लर्निंग कहते हैं सीखना किसी चीज़ को। अब इसको डिफाइन आप कैसे करेंगे, एक प्रोसेस है। ठीक है, एक्वायरिंग द नॉलेज, नॉलेज को गेन करना, स्किल्स को, एटीट्यूड्स को, बिहेवियर्स को थ्रू द स्टडी या एक्सपीरियंस और टीचिंग। या आप पढ़ा के सीखें, या आप खुद एक्सपीरियंस करके चीज़ों को सीख लें, या खुद स्टडी करके सीख लें। ये मुख्तलिफ वेज होते हैं लर्निंग के। ठीक है, ओके। ज़रूरी नहीं है कि एजुकेटेड लोग ही लर्न कर सकते हैं, अनएजुकेटेड लोग भी लर्निंग होती है उनकी इन्वायरमेंट से होती है, वो जैसे सोशल मीडिया से होती है उनकी लर्निंग। तो ये ओवरऑल आती है ये टर्म। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है अनक्वालिफाइड प्रोफेशन क्या होता है। क्वालिफाइड मीन पढ़ लिख के कोई प्रोफेशन करना, हमने कोई पेशा इख्तियार करें, और अनक्वालिफाइड क्या होगा, बगैर पढ़े कोई पेशा हम कर लें। ठीक है, अब ये है एन अनक्वालिफाइड प्रोफेशन रेफर्स टू इंडिविजुअल्स वर्किंग विदाउट द नेसेसरी credentials और एक्सपर्टीज, ऑफन लीडिंग टू अ लोअर स्टैंडर्ड्स और इफेक्टिवनेस। मीन्स के इसके स्टैंडर्ड्स तो बहुत लो होते हैं ना, कि आप जैसे देखें कोई पढ़ा लिखा बंदा है, उसको हाई लेवल की जॉब मिल जाती है, लेकिन अनक्वालिफाइड बंदों को बहुत कम लेवल की जॉब मिलती है, क्योंकि उसके पास कोई एक्सपर्टीज़ नहीं होती, कोई स्किल्स नहीं होते, तो इस वजह से। ठीक है, हालांकि उनसे काम ज़्यादा ले रहे होते हैं, ये भी मैंने नोटिस किया है।
ब्लूम्स टैक्सोनॉमी डिफरेंट टर्म है और इम्पॉर्टेंट भी है। इस तरह के जो स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं ना वो काफ़ी कैचिंग होते हैं और एग्जाम्स में आते हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी कहते हैं नेमिंग, किसी चीज़ को नाम देना। इज़ अ हिरार्कल मॉडल, हिरार्की होता है कि स्टेप बाय स्टेप मीन्स एंसेस्टर्स टू ऑफ स्प्रिंग्स। एंसेस्टर्स कहते हैं अबाव इज्दाद से, मतलब आगे नस्ल दर नस्ल। मैं एक स्टेप्स बता रही हूँ कि हिरार्की सिस्टम होता क्या है। ये एक मॉडल होता है जिसमें लाइक मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूँ ना, एक स्कूल का सिस्टम है, उसमें प्रिंसिपल, फिर वाइस प्रिंसिपल, फिर टीचर्स, फिर स्टूडेंट्स। तो ये एक हिरार्कल सिस्टम बन गया हमारे पास, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, लेकिन हमारा क्वेश्चन है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, आप इस पे फोकस करें। यूज टू क्लासीफाई द एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इनटू द कॉग्निटिव लेवल्स इंक्लूडिंग द नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस। मुझे यहाँ से समझ नहीं आई, मैं इसको मज़ीद देखूंगी। नेटवर्क का बहुत इशू है, बहुत ज़्यादा। और जीपीटी से इसे काम भी नहीं कर रहा। एक सेकेंड, फिर हम गूगल कर लेते हैं। देखिए, learn about the Bloom's taxonomy, a system of hierarchical model that classify the learning objectives into cognitive, affective and psychomotor domains। ओके जी, ये देखें आपके पास एक pyramid बना हुआ है ना, कि एक सिस्टम बना हुआ है, ये hierarchical सिस्टम होता है। ये देखें स्टेप बाय स्टेप, अगर इसको, अगर आपको नज़र आ रहा हो ठीक तरह से, दोबारा से मैंने इसको क्लिक कर दिया है। ये भी एक उसी की ही एग्जाम्पल है कि ये स्टेप्स बने हुए हैं। चलिए हम अपने क्वेश्चन में चलते हैं, ये टाइम ज़ाया हो जाएगा इस पे। नेक्स्ट आपके पास है इंस्ट्रक्चरल एंड करिकुलरम डिफरेंस। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, इंस्ट्रक्शन रेफर्स टू द मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज यूज टू टीच। इंस्ट्रक्शन में ना वो सारी हिदायत और सारे मेथड्स आ जाते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं किसी को टीच करने के लिए, ठीक है। वाइल द करिकुलम इज़ द कंटेंट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट बीइंग टॉट। ये आपके पास सिलेबस है, समझ लें करिकुलम के, आपने पढ़ाना किया है, आगे सिखाना किया है, ठीक है। ये इन दोनों का बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट है वाई द इंडक्टिव मोड इज़ इम्पोर्टेंट। इंडक्टिव और डिडक्टिव आपने पढ़ा होगा, और एक लॉजिकल थिंकिंग, ये तीन टर्म्स आपने आई थिंक ऑब्जर्व की हो, आपके सिलेबस में थी। तो इंडक्टिव आपके पास होता है, द इंडक्टिव मोड इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इनकरेजेस द लर्नर्स टू डिस्कवर द पैटर्न्स एंड प्रिंसिपल्स ऑन देयर ओन। कि आपने जो सीखने वाले हैं ना वो खुद ही डिस्कवर करें पैटर्न्स को और प्रिंसिपल को, अपने आप ही वो खुद सर्च करें, और आपने जस्ट उनको इंकरेज करना होता है। ये एक मोड है आपके पास। फोस्टिंग द क्रिटिकल थिंकिंग एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग, ओके। ये इंडक्टिव है, ये लर्निंग आपके पास। वाई वी शुड प्रिवेंट द अनक्वालिफाइड इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमने प्रिवेंट कहते हैं किसी चीज़ को रोक देना, अनक्वालिफाइड को क्यों हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं लेते। प्रिवेंटिंग अनक्वालिफाइड इंडिविजुअल्स, मतलब अनपढ़ अफराद जो होते हैं उनको प्रिवेंट करना, इस इन ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ द वर्क, प्रोफेशनलिज्म एंड ट्रस्ट इज इन द सर्विसेज प्रोवाइडेड लीडिंग टू द बेटर आउटकम्स। इससे इनको हम प्रिवेंट कर देते हैं, क्योंकि हमें अपनी जो प्रोडक्ट होती है या जो भी हमारी आउटकम्स होती हैं उसको हमें फाइनल जो उसकी फॉर्म होती है वो इम्प्रूव्ड चाहिए होती है, हाई क्वालिफाइड चाहिए होती है। इसलिए हम अनक्वालिफाइड बंदों को नहीं रखते, उनको रोक देते हैं वहाँ पे, और क्वालिफाइड बंदों को अंदर आने देते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ प्लान्स, किसी भी प्लान के एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। उनके उसमें ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, रिसोर्सेज आ जाते हैं, स्ट्रेटजीज आ जाती हैं, टाइमलाइन और इवैल्यूएशन मेथड। की एलिमेंट्स ऑफ द प्लान इंक्लूड द ऑब्जेक्टिव्स, रिसोर्सेज, स्ट्रेटजीज, टाइमलाइन एंड इवैल्यूएशन। ये वर्ड्स आप अपने एब्जॉर्ब कर लेंगे अपने माइंड में, ठीक है। यही वर्ड्स यूज़ करेंगे तो आप एलिमेंट्स को डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। राइट द 3 एरियाज दैट आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द नोविस टीचर्स इनटू एक्सपर्ट टीचर्स। देखिए, एक सेकंड में देखती हूँ जीपीटी काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि आज तो काम खराब हुआ पड़ा है यहाँ पे। एक सेकंड में हम जेमिनाई ओपन कर लेते हैं, इसके लिए माजरत आपको वेट करना पड़ा। ये भी आपके पास एआई सोर्स है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये भी। एक सेकंड, एक सेकंड। हम्म
लोड हो जाए। जी, अब आ गया हमारे पास सॉल्यूशन। सॉरी आपको वेट करना पड़ा, नेचुरल था ये, मेरे बस में नहीं था। अच्छा देखिए, डीप कंटेंट नॉलेज आपके पास देखिए, राइट 3 एरियाज दैट रिक्वायर टू कन्वर्ट द नोविस टीचर इनटू द एक्सपर्ट टीचर। हमारे पास 3 एरियाज हम लिखने हैं। एक तो डीप कंटेंट नॉलेज, एक होता है इफेक्टिव पेडागोगी, और दूसरा होता है तीसरा होता है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। ये होते हैं क्या हमारे हमारे पास, ये हमें देखना है इनको। देखें, expert teachers possesses a profound understanding of their subject matter extending beyond the basic facts। मीन्स के जो एक्सपर्ट टीचर होते हैं ना, उनके पास एक्स्ट्रा नॉलेज भी होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है अपने टॉपिक से अलावा भी, ठीक है। दे कैन कनेक्ट द कॉन्सेप्ट, आइडेंटिफाई द मिसकंसेप्शंस एंड अडॉप्ट द इंस्ट्रक्शन टू द डाइवर्स लर्निंग नीड्स, ठीक है। और इसको डीप लर्निंग कहेंगे, डीप नॉलेज कहेंगे। इफेक्टिव पेडागोगी आपके पास क्या होता है, एक्सपर्ट टीचर्स मास्टर्स अ वाइड रेंज ऑफ द टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज, ठीक है। दे कैन डिफ्रेंशिएट इंस्ट्रक्शंस, क्रिएट इंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, आसान से लफ्ज़ लिखे हुए हैं। और रिफ्लेक्टिव आपके पास क्या होता है, एक्सपर्ट टीचर्स, ये सारी एक्सपर्ट टीचर्स की हैं प्रॉपर्टीज़, कंटिन्यूअली एनालाइज देयर टीचिंग प्रैक्टिस सीकिंग एरियाज ऑफ फॉर इम्प्रूवमेंट। रिफ्लेक्ट होता है किसी चीज़ को, वैसे आपको रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है कि हम कोई चीज़ इंसिडेंट करें और वो हमारे पास रिफ्लेक्ट बैक हो, बाउंस बैक हो के आए, वो रिफ्लेक्शन होती है। मीन्स अगर टीचर पढ़ा रहा है, फिर वो जो स्टूडेंट का फीडबैक है उससे वो उसकी लर्निंग हो रही है टीचर की, और वो इससे सीख रहा है और अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है टीचर, तो वो इस रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस कैटेगरी के अंदर आएगा, ठीक है। अब हम अपने फाइल पे चलते हैं कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं कि कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स, ये तो बहुत आसान से लिखा हुआ है, वैसे आप यही कर लें, ये बहुत ईजी है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा है ना उस हिसाब से वही आंसर उसका बेस्ट बनता है, ठीक है। ओके जी, व्हाट प्री रिक्विजिट फॉर द ऐसे राइटिंग शुड बी टीचर्स अडॉप्ट। अब टीचर्स को क्या मतलब अडॉप्ट करनी चाहिए। अच्छा, टीचर्स शुड इंश्योर द स्टूडेंट अंडरस्टैंड द ऐसे स्ट्रक्चर, ओके, thesis development एंड द कोरेंस ऑफ द आर्ग्यूमेंट बिफोर स्टार्टिंग द राइटिंग प्रोसेस। मतलब वो लिखने से पहले ही वो सारा उसका स्ट्रक्चर और उसकी डिवेलपमेंट और उसकी कोरेंस, मीन कोरेंस कहते हैं किसी चीज़ को टुगेदर करना, इकट्ठा करना, आर्ग्यूमेंट्स को, मुख्तलिफ आर्ग्यूमेंट्स को इकट्ठा करना, ठीक है। वो सारी चीज़ें पहले से ही स्टूडेंट समझ ले तो ये ज़्यादा बेहतर होता है, ये टीचर को अडॉप्ट करना चाहिए। ये प्री प्री वैसे प्री का लफ्ज़ जहाँ पे भी आ जाए वो पहले होता है, जैसे प्री क्लासेस स्टार्ट हो जाती है ना, प्री, तो जो मेन फंक्शन से पहले जो हम स्टार्ट कर दें एक्टिविटी उसको प्री बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है मेंशन द सिंथेसिस लेवल क्वेश्चन। देखिए, आज सिंथेसिस लेवल क्वेश्चन माइट बी, हो सकते, मतलब इसकी एग्जांपल दे रहे हैं, हाउ वुड यू कंबाइन द डिफरेंट थ्योरीज टू क्रिएट अ न्यू अप्रोच टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मतलब कि आप किस तरीके से कंबाइन करेंगे मुख्तलिफ थ्योरीज को ताकि आप एक न्यू प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो ये आपके पास एक है सिंथेसिस लेवल क्वेश्चन, सिंथेसाइज किया आपने, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है टेक्निक्स टू अवॉइड द जेंडर बायस्ड डिस्क्रिमिनेशन। बायस कहते हैं कि हम विदाउट, बायस्ड का मतलब ऐसे होता है कि विदाउट कोई स्पेसिफिक रीज़न, अपनी मतलब कि सेल्फ, जैसे होता है ना, अ, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक किसी एक को प्रेफर करना या किसी एक के बिल्कुल अगेंस्ट चले जाना किसी ग्रुप के, ये होता है बायस, सिंपल, ठीक है। और जेंडर बायस का मतलब जेंडर की बेस पे किसी को, एक को मेल को ज़्यादा, या तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ देना या फिर फीमेल्स को ज़्यादा देना, तो ये जेंडर बायस डिस्क्रिमिनेशन हुआ, ठीक है। ये मैंने आपको क्वेश्चन पहले समझा दिया, अब हम आंसर की तरफ चलते हैं। हम, अब क्वेश्चन आपके पास है टेक्निक्स क्या हैं इसको अवॉइड करने की। एक तो यूज़ अ जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज, ठीक है। आप जब बात करें ना तो उसमें जेंडर का कोई कॉन्सेप्ट ही ना हो, मतलब कि आप न्यूट्रल रहें बिल्कुल। इंश्योर द इक्वल पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटीज़, ये समझ आ गई ना कि दोनों को सेम सेम मौके देने चाहिए। प्रोवाइड द डाइवर्स रोल ऑफ मॉडल्स, ठीक है। अब ये 3 पॉइंट्स हैं, ये टेक्निक्स हैं जिससे हम अवॉइड कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है यूनिट प्लान वर्सेस लेसन प्लान। अब ये यूनिट भी हमने वैसे तो जब से हम, अगर ये टर्म हमने ना पढ़ी होती तो यूनिट का मतलब भी हम चैप्टर लेते थे और लेसन का भी सबक लेते थे, ठीक है। अ यूनिट प्लान आउटलाइंस द गोल्स कंटेंट एंड असेसमेंट फॉर एन एंटायर यूनिट, ठीक है, व्हाइल अ लेसन प्लान्स द डिटेल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव मटेरियल्स एंड एक्टिविटीज फॉर अ सिंगल क्लास सेशन। आगे समझ आपको, ये जो देखें, एक लेसन में हम पूरा यूनिट नहीं पढ़ा देते, बाज़ दफ़ा एक लेसन में, एक आज के लेसन में
हो सकता है कि 2 यूनिट भी पढ़ा दें, लेकिन 1 यूनिट जो होता है ना वो उसके अंदर फुल पैकेज होता है, कंप्लीट गोल होता है कंटेंट असेसमेंट का, उसको हम एंटायर यूनिट कहेंगे। वैसे यूनिट का लफ्ज़ होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना, मुख्तलिफ चीज़ों को कंबाइन करके एक यूनिट बना देना, ठीक है, सिंगल में कन्वर्ट कर देना। लर्निंग सिस्टम आपके पास क्या है? अ लर्निंग सिस्टम इनकम्पासेस द मेथड, रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट यूज्ड टू सपोर्ट द लर्निंग प्रोसेस। देखें, अब प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज एजुकेशन रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजिंग द लेसन्स, एक्टिविटीज एंड असेसमेंट, ये सान है। अच्छा, इंस्ट्रक्शंस एंड करिकुलम, इट्स इंपॉर्टेंस, इंस्ट्रक्शन भी करिकुलम भी और हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस भी क्या है। हमने इंस्ट्रक्शन और करिकुलम पढ़ा है, इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, नहीं बस 2 लाइन में ही इसको सम अप किया हुआ है। देखिए, इंस्ट्रक्शन आर द इम्पोर्टेंट फॉर द गाइडिंग द लेसन प्रोसेस वाइल द करिकुलम प्रोवाइड्स द कंटेंट एंड फ्रेमवर्क इंश्योरिंग द एजुकेशनल गोल्स आर मेट। तो इसकी इंपॉर्टेंस तो इन्होंने बताई नहीं है ना हमें, उन्होंने पूछा कि इंपॉर्टेंस इसकी क्या है। देखते हैं हम। शुक्र है अभी चल रहा है। इंस्ट्रक्शन एंड करिकुलम आर द बैकबोन ऑफ एन सक्सेसफुल एजुकेशन सिस्टम। ये आपको एक्स्ट्रा सी चीज़ पता चल गई ना। देखें, दे प्रोवाइड अ रोड मैप ऑफ लर्निंग, एक मतलब कंप्लीट आपको रोड मैप देते हैं ये लर्निंग का। अच्छा, अब इसकी इम्पोर्टेंस पे हम चलते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, कंक्लूजन में देखते हैं, इंस्ट्रक्शंस एंड करिकुलम आर इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। मतलब हाँ, ये इसकी इंपॉर्टेंस है ना कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए हमारे पास ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हम इसको अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, हमें पॉइंट मिल गया है। दे वर्क टुगेदर टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर एंड एंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस दैट prepares the students for success by carefully designing and implementing the effective instruction and well aligned curriculum. Educators can ensure that all the students have the opportunity to reach their। देखिए, इन दोनों चीज़ों को हम सेट कर देंगे ना अपनी एजुकेशन को, तो सिस्टम के अंदर, तो एजुकेशन की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी और स्टूडेंट्स के अंदर जो होगी ना काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। ये इसके बेनिफिट्स में आप लिख सकते हैं, आप घुमा फिरा के, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है, अभी हमारे पास जस्ट 5 पेजेस हुए हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपकी तैयारी हो जाएगी, चाहे 1 घंटा भी लग जाए। देखिए, आईईपी डिफाइन, आईईपी को हमने कैसे डिफाइन करना है। एंड इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, इसको कह रहे हैं आईईपी, इज़ अ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम डिजाइन टू मीट द यूनिक नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स विद द डिसेबिलिटीज़। नेक्स्ट आपके पास है 2 कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट प्लानिंग, एक तो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और दूसरा है असेसमेंट मेथड्स। याद करने वाली चीज़ है, याद कर लें इसको, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है व्हाई द रिसोर्सेज आर इंक्लूडेड इन प्लानिंग। रिसोर्सेज क्यों शामिल करते हैं हम प्लानिंग के अंदर कि अगर कोई चीज़ एक प्रोजेक्ट है उसकी हमने प्लानिंग की है तो उसके लिए हमें रिसोर्सेज भी तो चाहिए ना, कहाँ से चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट्स कहाँ से पूरी करेंगे, तो रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं। रिसोर्सेज आर इंक्लूडेड इन द प्लानिंग टू इंश्योर द नेसेसरी टूल्स, मटीरियल्स एंड सपोर्ट आर अवेलेबल फॉर द सक्सेसफुल टीचिंग एंड लर्निंग। देखिए, इतना काफ़ी नहीं है ये सिर्फ 2 लाइनें, आपको ये सिर्फ इस फाइल के अंदर आपको हिंट दे रहे हैं कि इसका आंसर ये बनेगा, आपने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना है, ठीक है, इतना सारा ही शॉर्ट सा लिख के आ जाना। ओके, डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। एनालिसिस लेवल क्या है आपके पास? द एनालिसिस लेवल इज इन द ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन। मुझे ना ये ब्लूम टेक्सोनॉमी को सर्च करना है कि ये चीज़ क्या है, पहले मैं इसको देख लूँ फिर हम आगे चलेंगे। ऐसे कोई पॉइंट रह जाए ना माइंड में, फिर वो पढ़ने का दिल नहीं करता आगे। ओके, हाँ, अब समझ आ गई है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर कैटेगराइजिंग द एजुकेशनल गोल्स डेवलपमेंट बाय द कमिटी ऑफ एजुकेटर्स चेयर्ड बाय द, ये क्या लिखा है, बेंजामिन ब्लूम इन 1956। अच्छा, ये अब इसकी हिस्ट्री आ गई है, ये एक फ्रेमवर्क है हमारे पास एजुकेशन से रेलिवेंट। अब इसके की पॉइंट्स हम फोकस नहीं करेंगे उसके ऊपर, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन हमारे पास था कि एनालिसिस लेवल, ये इसी के अंदर होता है एक लेवल, इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग द इन्फॉर्मेशन। हमने पहले ही शुरू शुरू में पढ़ लिया था कि एनालिसिस क्या होता है, कि ब्रेकिंग द इन्फॉर्मेशन इनटू द पार्ट्स टू अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप। नेक्स्ट आपके पास है 5 पॉइंट्स फॉर द टीचर्स बिकमिंग द प्रोफेशनल। ऐसे 5 पॉइंट्स बताइए टीचर प्रोफेशनल बन सके। कंटिन्यूअस लर्निंग और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। रिफ्लेक्टिव भी अभी हमने पढ़ा था कि अपने फीडबैक से, अपने एक्सपीरियंस से सीखे, ऐसा ना हो कि बस पढ़ा के छोड़ दिया। एडेयरिंग टू द एथिकल स्टैंडर्ड्स। एथिकल कहते हैं, एथिक्स होते हैं कि ना कुछ रूल्स सेट कर देते हैं ना कि हम कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है। एथिकल जैसे झूठ बोलना एक बुरी बात है और सच बोलना एक अच्छी बात है, ये एक एथिकल स्टैंडर्ड है, तो ये चीज़ भी टीचर्स के अंदर होनी चाहिए। कोलैबोरेशन विद पेयर्स एंड इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट।
ये 5 पॉइंट्स हैं आपके पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक और क्वेश्चन आपके पास बन सकता है, ये हाईलाइट नहीं किया होगा, रैशनल क्या होता है? A rational is a reasoning और a justification behind the particular decision और approach। कोई भी हम खास कोई फैसला ले रहे हैं या कोई अप्रोच कर रहे हैं, तो ये उसके पीछे एक हमारे पास एक रीजनिंग है। रैशनल एक्सप्लेनिंग वाई इज इट इज़ नेसेसरी और बेनिफिशियल, मतलब कोई चीज़ हम अडॉप्ट कर रहे हैं तो हम उसकी रीज़न भी पता होनी चाहिए कि क्यों है, क्या ये नेसेसरी है या नहीं, ज़रूरी भी है या नहीं। अब टीचिंग एज अ सोशल एक्टिविटी, अब टीचिंग को हमने डिफाइन करना है एज अ सोशल एक्टिविटी। टीचिंग इज अ सोशल एक्टिविटी बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द इंटरेक्शन, क्योंकि इसमें देखो सोशल एक्टिविटी वो होती है ना जिसमें हम कम्युनिकेशन भी कर रहे हों, इंटरेक्शन भी कर रहे हों, और उसमें रिलेशनशिप भी आ जाते हैं, जैसे टीचर स्टूडेंट एक रिलेशनशिप है हमारे पास। अब देखें, अब और कम्युनिकेशन वैसे होता क्या है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। हाँ, इसमें ये चीज़ आती है, ये भी अक्सर डिफाइन के लिए पूछ लेते हैं। अब ये सोशल एक्टिविटी है हमारे पास, क्योंकि इसमें ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इसलिए ये एक सोशल एक्टिविटी है। अब इंसेंटिव्स फॉर द टीचर्स क्या होते हैं? इंसेंटिव्स फॉर द टीचर्स कैन इंक्लूड द प्रोफेशनल डेवलपमेंट, अपॉर्चुनिटीज, रिकग्निशन, सैलरी इंक्रीजेज एंड बेटर वर्किंग कंडीशंस। ये इंसेंटिव्स हैं उसके, टीचर्स के। एलिमेंट्स ऑफ द लेसन प्लान, key elements of the lesson plan include the objectives, materials, procedures, assessment and differentiation strategies. ओके, रिपीटिव है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव हमने ऊपर पढ़ा था अभी। इंडक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व्स ड्राइंग द जनरल कंक्लूजन्स फ्रॉम द स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड फॉर्म्स ऑफ कंटेंट। कंटेंट कैन बी प्रेजेंटेड इन द वेरियस फॉर्म्स इंक्लूडिंग द टेक्स्ट। अच्छा देखो, फॉर्म्स कहते हैं अशकाल, कंटेंट की फॉर्म्स कौन कौन सी होती है? कोई भी कंटेंट होता है, या तो ऑडियो होती है, या वीडियो होती है, या इमेजेस होता है, या आपके पास इंटरेक्टिव मीडिया होता है, ठीक है? ये सारी उसकी फॉर्म्स है कंटेंट की। एनालाइज लेवल ऑफ द कॉग्निटिव डोमेन। एनालिसिस लेवल इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग एंड ब्रेकिंग डाउन। अब देखो, सिर्फ एक लफ्ज़ को देखकर उन्होंने बस ये चीज़ बता दी है, लेकिन क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को समझो। इंफॉर्मेशन इनटू द पार्ट ऑफ अंडरस्टैंड सच एज आइडेंटिफाइंग द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द रिलेशनशिप। क्या ये इसका आंसर है? नहीं, ये इसका आंसर नहीं बन रहा। इन्होंने जस्ट एनालिसिस लेवल को बताया ऑफ द कॉग्निटिव डोमेन, ये इसका इसका नहीं बताया हमें, तो हमें इसको सर्च करना चाहिए। इसलिए कहते हैं फाइल्स की वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी होती है, फाइल्स को आप वेरीफाई किया करें खुद। द एनालिसिस लेवल ऑफ द, ओके, ये भी उसी का लेवल है। फोकसेस ऑन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द इंफॉर्मेशन टू द कंसिस्टिव पार्ट्स टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू पार्ट्स। अच्छा, इसकी की कैरेक्टर्स क्या है? एक तो ब्रेकिंग डाउन, और दूसरी इसकी क्या है? आइडेंटिफाइंग। तीसरा इसका क्या है? डिस्टिंग्विशिंग। और कॉमन वर्ब्स एसोसिएटेड विद द एनालिसिस में होते हैं कि एक तो एनालाइज, कंपेयर, कंट्रास्ट, डिफरेंशिएट, डिस्टिंग्विश, ये सारे इसी के हैं, सेम सेम वर्ड्स हैं, वर्ब्स हैं। इसके एनालिसिस की जगह ये जो यूज़ होते हैं। इसकी एग्जांपल आपके पास है, अमेरिकन रेवोल्यूशन की एक एग्जांपल है आपके पास, कंपेयर एंड कंट्रास्ट आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द लॉयलिस्ट। अच्छा अच्छा, हम इसको नहीं देखते, नेक्स्ट चलते हैं। ओके जी, क्वेश्चन है सिंथेसिस लेवल क्यूज ऑफ द कॉग्निटिव डोमेन। सिंथेसिस क्वेश्चंस, क्यूज होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है? Ask the students to combine elements to form a new whole, and such as how can you create a new solution by integrating these concepts। integrate कहते हैं जोड़ना, इकट्ठा करना, ठीक है? मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स को आप इकट्ठा करके एक न्यू कैसे सोल्यूशन क्रिएट करेंगे। टोटल क्वेश्चनिंग टाइम क्या होता है आपका? सॉरी, सीक्वेंसिंग टाइम, आई एम सॉरी, sequencing time. Total sequencing time refers to the amount of time allocated to reach the sequence of the lesson or a task in a logical order. Simple है। Social cognitivism क्या आपके पास होती है? Social cognitivism is a theory that emphasizes the learning through the observation, imitation, modeling with a focus on the social interaction. Next आपके पास है horizontal dimension of the planning। देखो, एक वर्टिकल की भी बात होती है, एक हॉरिजॉन्टल की भी बात होती है। वैसे पहले तो आपको ये हॉरिजॉन्टल का पता होना चाहिए ना, जैसे ये एक्स एक्सिस पे, जैसे मैं ये, आपको कर्सर नज़र आ रहा है? पता नहीं आपको कर्सर नज़र आ रहा है या नहीं, लेकिन ये जो एक्स एक्सिस पे चीज़ें होती हैं ना, वो हॉरिजॉन्टल होती हैं। जैसे ये राइट किया हो ना, ये लाइंस में, ये हॉरिजॉन्टल है, और अगर इस तरह हम कॉलम्स बना लें तो वो वर्टिकल होता है, ठीक है? द हॉरिजॉन्टल डायमेंशन ऑफ द प्लानिंग रेफर्स टू द हाउ द डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज आर ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटरेक्टेड अक्रॉस द करिकुलम। एक आपके पास सिलेबस है, उसके अंदर डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं और एक्टिविटीज़ है, उसको हमने कैसे ऑर्गेनाइज करना है एक ही करिकुलम के अंदर, ठीक है? और वो आपके पास हॉरिजॉन्टल डायमेंशन हुई। कैन द स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको येस नो में आंसर करना होता है, फिर उसकी जस्टिफिकेशन करनी होती है। कैन द स्टूडेंट्स लर्निंग एबिलिटीज बी चेक्ड बाय द टेस्ट? यस, टेस्ट कैन बी एक्सेस स्टूडेंट्स। देखिए, सरप्राइज टेस्ट भी तो होते हैं ना, अब टेस्ट के जरिए ही हम स्टूडेंट की एबिलिटीज़ को चेक कर सकते हैं, तो ये आपके पास यस हुआ। एलिमेंट्स ऑफ द लेसन
प्लानिंग एलिमेंट्स इसके क्या हैं आपके पास, एक तो है इंस्ट्रक्चरल मेथड, मटेरियल असेसमेंट एंड स्ट्रेटजीज, ये आपने याद करना है। सीक्वेंसिंग क्या होता है, सीक्वेंस वैसे बेसिकली होता है किसी चीज़ को तरतीब देना। इन एजुकेशन रेफर्स टू द अरेंजिंग, देखो उसका सिमिलर वर्ड यूज़ कर दिया फिर उसको डिफाइन करने के लिए, अरेंजिंग द कंटेंट और एक्टिविटीज़ इन द लॉजिकल ऑर्डर एंड फैसिलिटेट द इफेक्टिव लर्निंग। ओके, आप ना कुछ इसकी जो अल्टरनेट वर्ड्स होते हैं ना वो अपने माइंड में बिठा लिया करें, डिफाइन करने में फिर आसानी होती है। व्हाट इज़ द इन्फरेंशियल स्टेटमेंट, इन्फरेंशियल स्टेटमेंट आपके पास क्या होती है, इज़ द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द एविडेंस एंड रीजनिंग, जो भी हमने रीजनिंग दी, जो भी हमने एविडेंस सबूत इकट्ठे किए, तो उसकी जो कंक्लूजन होगा, उसकी जो नतीजा होगा वो देने के बगैर, रेदर देन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होगी आपके पास वो इन्फरेंशियल स्टेटमेंट होगी। ठीक है, ओके। व्हाट इज़ द इनफॉर्मल एजुकेशन, एक फॉर्मल होती है एक इनफॉर्मल होती है। अब इनफॉर्मल एजुकेशन रेफर्स टू द लर्निंग द अकर्स आउटसाइड ऑफ द फॉर्मल स्कूल, स्कूल सिस्टम से बाहर की जो चीज़ें होंगी लेकिन वो एजुकेशन में तो आएंगी लेकिन वो इनफॉर्मल होगी। ठीक है, और जो स्कूल के अंदर होती हैं बाकी जो सिलेबस पढ़ाना और ये वो सब कुछ आपके पास फॉर्मल होगा। ऑफन थ्रू द एक्सपीरियंसेस, सोशल इंटरेक्शन एंड सेल्फ डायरेक्टिव एक्टिविटीज़, ये इसकी टाइप्स हैं, उसकी एग्जाम्पल्स में आता है इनफॉर्मल की। Guidance to student, guidance involves offering the advice, support and direction to the students in the academic, personal and career matters. अच्छा, मेंटेनेंस रिहर्सल, अब रिहर्सल किसको कहते हैं, प्रैक्टिस को, और वो कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, पढ़ा होगा। ठीक है, मेंटेनेंस रिहर्सल इज अ मेमोरी टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स रिपीटिंग द इंफॉर्मेशन टू कीप इट एक्टिव इन अ शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, अब फॉर्म्स ऑफ कंटेंट, फॉर्म्स हमने पढ़ी हैं और रिपीटिव है। व्हाट इज द टीचिंग गाइडलाइंस, ये भी सिंपल है। इलेबोरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द रिहर्सल, अब इलेबोरेट करना उसको और उसको मेंटेन करना। देखो, इन्वॉल्व्स कनेक्टिंग द न्यू इन्फॉर्मेशन टू द एग्जिस्टिंग, हमने एक हमारे पास नॉलेज था उसको हमने अपने माइंड में रिटेन कर लिया या मेमोराइज कर लिया। ठीक है, अब न्यू आ गया है हमारे पास, उसको भी तो हमने पिछले की भी प्रैक्टिस करनी है और न्यू को भी उसके अंदर एब्जॉर्ब करना है या इंटीग्रेट करना है। तो ये आपके पास क्या होगा, इलेबोरेटिंग एंड मेंटेनेंस, उसको हम मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, डायमेंशंस ऑफ द प्लानिंग, dimensions include the scope of content, sequence of lesson, timing and alignment with the learning objective। और आपके पास IEP फिर से आ रहा है या रिपीटिव है कि नहीं, स्टैंड्स फॉर द इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, ये है IEP। और क्वेश्चन आपके पास है ZPD थ्योरी किसकी है उर्दू में लिखा हुआ है। अच्छा, ZPD जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय द LEV, लेव जिसको पढ़ेंगे, मुझे नहीं पढ़ना आ रहा, इसको पढ़ लेना खुद। रेफर्स टू द रेंज ऑफ द टास्क लर्नर्स कैन परफॉर्म विद द गाइडेंस बट नॉट इंडिपेंडेंटली। अच्छा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग की कितनी टाइप्स हैं आपके पास, देखिए इंक्लूडिंग डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग और डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। ये वर्ड्स हैं जो कि आपने अपने हैंडआउट्स लेने हैं और वही आपको उनको आंसर करना है। अगर नहीं पता तो फिर अपने लफ्ज़ों में कुछ भी लिख सकते हैं। हाउ प्लानिंग इज essential for the successful learning, planning is essential for the organizing the content, ensuring that the objectives are met, कि जो भी हमने ऑब्जेक्ट्स हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, जो भी हमने प्लानिंग की है। ठीक है, ये essential फॉर द लर्निंग के लिए जो ना प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का ये मतलब है। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है जो हमने पढ़ा अभी ऊपर। लर्निंग, ई लर्निंग क्या होता है, ई लर्निंग रेफर्स टू द लर्निंग कंडक्टिंग इन द विया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो लर्निंग होगी वो ई इलेक्ट्रिक होगी, सॉरी ई लर्निंग होगी। टिपिकली द इंटरनेट अलाउइंग द फ्लेक्सिबल एक्सेसिबल एंड इंटरैक्टिव एजुकेशन, जैसे हम ऑनलाइन स्टडी करते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी से, वो इसकी एग्जाम्पल होगी। नेक्स्ट आपके पास है डिफाइन द मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या होती है, मोटिवेशन इज ए इंटरनल ड्राइव और एक्सटर्नल, इंटरनल भी हो सकती है एक्सटर्नल भी हो सकती है आपके पास। कि आप एक्सटर्नल ऐसे होगा कि किसी को आप सोशल मीडिया पे देख लें, कोई आपको आजकल तो कितने मोटिवेशन स्पीकर्स आ गए, मोटिवेशनल स्पीकर्स भाषण देते हैं जो अच्छा अच्छा भी होता है कोई कोई, तो वहाँ से भी आपके अंदर मोटिवेशन आती है और इंटरनल भी होती है, खुद से भी आपके अंदर आती है। ठीक है, कि आपको आप सेट कर लेते हैं, एक माइंड सेट बना लेते हैं कि हमने ये गोल है और हमने इसको अचीव करना है। टास्क एनालिसिस क्या होता है, एनालाइज तो आपने कितनी बार इसी वीडियो में पढ़ लिया कि ब्रेक डाउन करना है इनटू सिंपलर स्टेप्स के अंदर, तो वही उस तरीके से इसको भी डिफाइन करना है। कंटेंट डिफरेंशिएशन क्या होता है, कंटेंट की डिफरेंशिएशन इज टेलरिंग इंस्ट्रक्शनल कंटेंट टू मीट द डाइवर्स लर्निंग नीड्स, इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट्स, ये आपके पास डिफरेंशिएशन हो जाएगी उसकी कंटेंट की।
assumption in performance refers to the expectations or beliefs. ये दो वर्ड आप जब तक यूज नहीं करेंगे फिर डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। expectations और beliefs about how an individual or a group will perform under the certain conditions, ठीक है। ये आपके पास हो गया assumption। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है डिफरेंस बिटवीन द लेसन प्लान एंड यूनिट प्लान, पढ़ा हमने। ओके, व्हाई टू प्रिवेंट द अनक्वालिफाइड टीचर्स, ये भी रिपीटिव है। इंस्ट्रक्शनल objectives of the lesson plan. Define what the students are expected to learn and achieve by the end of the lesson, guiding the focus and assessment of the learning। के मतलब स्टूडेंट एंड में क्या सीख गया है, ये सारा कुछ उसमें आ जाता है। Why to start the inductive reasoning, इंडक्टिव रीजनिंग क्यों शुरू करनी चाहिए हमारे पास, क्योंकि ये हैज़ टू डेवलप द क्रिटिकल थिंकिंग बाय अलाउइंग देम टू ऑब्जर्व द पैटर्न्स एंड मेक द जनरलाइजेशन लीडिंग द डीपर अंडरस्टैंडिंग। डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए इंडक्टिव रीजनिंग को, ये एक दो लफ्ज़ याद कर लेंगे ना तो इसको याद रहेगा कि इंडक्टिव रीजनिंग हम क्यों स्टार्ट हुई, डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। assumption of the teaching learning, okay, consideration teacher should make the before starting the instructional planning, इस क्वेश्चन पे हम ओके। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज़ द नोट कीपिंग एंड टीचिंग। अच्छा, नोट्स कीपिंग क्या होता है। अब नोट्स कीपिंग इज अ टीचिंग रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग observation, insights and student progress to inform the instruction and reflect on the teaching strategies। रिफ्लेक्ट ऑफ करने के लिए मीन्स कि अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए ये नोट्स कीपिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, व्हाट इज़ द प्रोजेक्ट लर्निंग, प्रोजेक्ट लर्निंग क्या होता है। राइट एग्जांपल्स फ्रॉम द डेली लाइफ, अब डेली लाइफ से इसकी एग्जांपल भी देनी है। प्रोजेक्ट लर्निंग इज इन हैंड्स ऑन स्टूडेंट। देखो, प्रोजेक्ट लर्निंग ऐसा होता है कि आप स्टूडेंट को कोई प्रोजेक्ट दे दें और उनके हाल पे छोड़ दें कि आप खुद बना के आओ। आप उसको उनको गाइड तो करें एज अ टीचर, मतलब आप एक टीचर हैं और आपके पास ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, आप उसको एक प्रोजेक्ट दे दें और कहें आप इसको खुद कंप्लीट करके आएँ। आप थोड़ा थोड़ा उनको गाइड करें कि इसके सोर्सेज क्या होंगे, इसकी प्लानिंग कैसे करनी है, कौन सी स्ट्रैटेजीज आपने यूज़ करनी है और कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, ठीक है। ये आप थोड़ा थोड़ा गाइड तो करेंगे लेकिन कंप्लीट उनको बना के नहीं देंगे, बल्कि वो खुद उनके हाल पे उसको छोड़ेंगे, वो खुद कंप्लीट करके आपके पास आएंगे। ये आपके पास होती है प्रोजेक्ट लर्निंग। इसकी एग्जाम्पल जैसे कम्युनिटी गार्डन टू लर्न अबाउट द साइंस एंड टीम वर्क। ये इसकी एग्जाम्पल मुझे समझ तो नहीं आई, वैसे हम कोई रियल लाइफ देख लेते हैं कि अगर पेपर में आता है तो आप लिख सको। ओके, इसकी एग्जाम्पल है इमेजिन अ ग्रुप ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट। ये सही है, पढ़ाई के हिसाब से आपकी ये सही है। कंसर्न अबाउट द इंक्रीजिंग द प्लास्टिक वेस्ट इन देयर कम्युनिटी थ्रू द प्रोजेक्ट लर्निंग दे कुड आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। उसके ज़रिए फिर उनके अंदर जो प्रॉब्लम को भी आइडेंटिफाई करेंगे, उसका सोल्यूशन भी निकालेंगे, प्लान भी करेंगे, उसको एग्जीक्यूट भी करेंगे और आपको प्रेजेंट करके भी देंगे। वो सारा प्रोसेस वो खुद करेंगे और इस दौरान उनकी बहुत अच्छी खासी लर्निंग हो जाएगी, ठीक है। ये टॉपिक भी अच्छा है, वैसे अप टू डेट भी है, इसलिए कहते हैं फ्रेश कंटेंट को पढ़ना चाहिए। वाई द टीचर्स टेक इन टू द कंसिडरेशन स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स वाइल द प्लानिंग। वाई द टीचर्स टेक द कंसिडरेशन स्टूडेंट, teachers consider the students' characteristics such as their learning styles, interests, and abilities to tailor the instructions and make the learning more effective and inclusive। inclusive इस चीज़ के लिए वो इनको ये करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है हाउ डज द टीचिंग प्रोफेशन प्ले अ सोशल फंक्शन। टीचिंग प्रोफेशन एक सोशल फंक्शन इंपॉर्टेंट रोल है, वैसे टीचर्स का तो एक इम्पॉर्टेंट रोल है, ये तो इससे हम डिनाई नहीं कर सकते। टीचर्स सर्व्स अ सोशल फंक्शन बाय ट्रांसमिटिंग द नॉलेज, वैल्यूज, स्किल्स, शेपिंग द इंडिविजुअल्स हु कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू सोसाइटी। मतलब जो बच्चों को वो इतना अच्छे तरीके से इम्प्रूव करके देते हैं, वही तो आगे जाके हमारा माशरा कायम करेंगे ना। आज के बच्चे जो होंगे कल का फ्यूचर है हमारे पास, तो ये एक पॉजिटिव सोसाइटी उसके अंदर आएगी। अगर टीचर्स ही नहीं होंगे, वो ये सब चीज़ें अगर एकदम से रिमूव कर दें हम अपने माशरे से, तो नेक्स्ट आने वाला माशरा फिर एक जानवर जंगल का कानून होगा। ओके, डिफरेंस बिटवीन द डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग इंपॉर्टेंट है। फाइनल में भी ये मैंने जब ये रिकॉर्ड किया था ना, तो ये टर्म्स बार बार आ रही थी, तो इसको आपने क्लैरिफाई ज़रूर करके जाना है। इंडक्टिव हमने अभी पढ़ा था कि जो कि डीपर अंडरस्टैंडिंग को लीड करता है, ठीक है। डिडक्टिव आपके पास क्या है, स्टार्ट्स विद द जनरल प्रिंसिपल्स एंड अप्लाइज टू अ स्पेसिफिक केसेस, ठीक है। ये आपने इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास है हाउ टू अवॉइड द जेंडर बाइएस। पढ़ा है हमने ऊपर, जेंडर बाइएस को कैसे हम अवॉइड करेंगे कि ऐसी लैंग्वेज यूज़ करें जिसमें हम स्पेसिफिक मेल या फीमेल उसमें रिप्रेजेंट ना कर रहे हो, मतलब दोनों के लिए न्यूट्रल हो। और भी कुछ पॉइंट्स पढ़े थे हमने कि ऑफरिंग द डाइवर्स पर्सपेक्टिव इन टीचिंग मटेरियल, ये भी सारा कुछ आ जाता है।
और ये वाला थर्ड जो सेकंड पॉइंट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रोमोटिंग द इक्वल पार्टिसिपेशन, दोनों को सेम सेम मौका देना चाहिए। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द बेंच मार्क एंड स्टैंडर्ड्स इन द करिकुलम? अब देखिए बेंच मार्क एंड स्टैंडर्ड गाइड करिकुलम डेवलप्स बाय द प्रोवाइड। अब जब बेंच मार्क को थोड़ा सा डिफाइन कर लेना पहले, क्या ख्याल है? कुछ टर्म्स ना भूल जाती है ना, फिर उसको रिमाइंड करना चाहिए बार बार। ओहो, एफ लगा दी इसके साथ। अब समझ आ रही है? Okay, a benchmark is a standard or a point of reference against which things are measured or जज्ड। एक आपके पास स्टैंडर्ड है, एक स्केल है फिक्स किया हुआ है, और उसके आगे उसको रख के ना, एक मतलब आपके पास एक मॉडल है, उसके उसको उसको बेस बना के ना हम बाकी चीज़ों को मेजर करते हैं और समझते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं। गोल सेटिंग हो गया, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हो गई, सारा कुछ। अच्छा, अब क्वेश्चन पे आते हैं कि बेंच मार्किंग एंड स्टैंडर्ड इन द करिकुलम। देखो दोनों सेम सेम टर्म्स आ गई हैं। बेंच मार्क को डिफाइन करने के लिए भी उन्होंने स्टैंडर्ड्स का लफ्ज़ यूज़ किया था। बेंच मार्क एंड स्टैंडर्ड्स गाइड द करिकुलम डेवलप बाय द प्रोवाइडिंग द क्लियर एक्सपेक्टेशन फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग इंश्योरिंग द कंसिस्टेंसी इन एजुकेशन, कि एजुकेशन के अंदर कंसिस्टेंसी आ जाए। ओके, व्हाट आर द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, ये याद करने वाला क्वेश्चन है। और नेक्स्ट हम देखते हैं, ये पढ़े हुए हैं हमारे पास, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। ये अभी जो आपने जो अभी पढ़ा ना कि टीचर्स की क्या इम्पोर्टेंस है, वही एजुकेशन की इम्पोर्टेंस है, तकरीबन सेम सेम आ जाता है। अगर वो चीज़ ना हो एजुकेशन तो सेम रिजल्ट्स निकलेंगे ना। थोड़ा सा ना लिंक भी कर लिया करें, मतलब दिमाग को खोल के रखें, ब्रॉड करें अपना, अपने थॉट्स को। अच्छा, pedagogical knowledge, ओके, ये क्या होता है? रेफर्स टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचिंग मेथड्स, लर्निंग द प्रोसेस एंड स्ट्रेटजीज टू। अच्छा, ये जो पीपीएससी के टेस्ट नहीं होते उसमें ये एक पोर्शन होता है ये पेडागोगी का, और वो सारा एक सिलेबस बना होता है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है और इसको इसको आपने ज़रूर करना है। और इसका रेफर्स टू द टीचिंग मेथड्स से रिलेटेड है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है? टीचिंग मेथड को कैसे इंप्रूव करना है, लर्निंग कैसे करनी है, ये सारा कुछ पेडागोगी के अंदर आता है। वाई द सिक्वेंसिंग इज इम्पोर्टेंस? Sequencing importance क्यों है? Sequencing is important because it is organized and learning activities in the logical order, building to the prior knowledge and ensuring the core and progressive concept. Okay. Education serves an agent of the transmitting the culture. देखो, एजुकेशन के ज़रिए ट्रांसमिटिंग द कल्चर, कल्चर को मतलब प्रो। अब देखो एक एजुकेशन, अब पाकिस्तान में जैसे अगर हम इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाएं बात को, अब पाकिस्तान में एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बन गया है कि सारे मतलब कि जो अपना कल्चर भूलते जा रहे हैं लोग, पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो अपना कल्चर भूल रहे हैं। उन्हीं की तरह वो जो है 14 फेब पे सेलिब्रेट करते हैं और बाकी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इस तरीके से कल्चर जो हो रही है ना, वो ट्रांसमिट हो रही है, मुंतकिल हो रही है एक जगह से दूसरी जगह एजुकेशन के थ्रू। तो ये एक मैंने मेरे ज़हन में यही आ रही थी इसकी एग्जांपल। वैसे हम यहाँ पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, एजुकेशन ट्रांसमिट द कल्चर बाय टीचिंग द सोशल वैल्यूज़, ट्रेडिशंस, लैंग्वेज एंड नॉलेज, हेल्पिंग इंडिविजुअल्स। देखो हमारी जो ज़ुबान है उर्दू ज़ुबान, वो भी तो हमारी कल्चर में आती है ना। तो वो अब उर्दू ज़ुबान तो पीछे ही उसको रख दी है ना, अब सारे इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं और इंग्लिश को ही ज़्यादा अहमियत देते हैं। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ आईईपी। आईईपी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, हमने पढ़ा, ऊपर रिपीटिव है। कंसिडरेशन ऑफ द टीचिंग वाइल प्लानिंग, और ये भी राइट नोट ऑन द ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल। ऑडिटरी के सुन के, देखो सिंपल सी एग्जांपल है, अब इसको समझना ज़रा, गलत भी हो सकती हूँ मैं। अब आपको ये जो फाइल मिल जाए ना, आपको खुद रीड करने में बड़ी वो होगी, थकावट महसूस होगी, लेकिन ये वीडियो देखना आसान लगेगी। ये मैंने खुद महसूस किया, ऑब्ज़र्व किया है। जो भी प्रिपरेशन की वीडियोज़ होती थी ना, मैं वहीं से प्रिपेयर करके चली जाती थी। खुद फाइल रीड करना और उसको फिर चेक करना, रीचेक करना कि क्वेश्चन सही लगे हुए हैं, नहीं लगे हुए, बड़ा वो थकाने वाला काम महसूस होता है। तो अब आपको समझ आई ऑडिटरी, ऑडियो मीन्स सुनना, लर्निंग स्टाइल। तो इस पे अब आप नोट लिख सकते हैं। Auditory learners learn the best through the listening, professional lectures, discussion, and verbal instructions. आ गई समझ? Write the characteristics of the good books. Good books are engaging, informative, well organized, relevant, and readers need. Okay. How the students can improve the skills by interpersonal. इंटरपर्सनल के थ्रू स्टूडेंट्स अपने स्किल कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है? स्टूडेंट्स कैन इंप्रूव थ्रू द इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस बाय द पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप। जो भी एक्टिविटीज़ हों, ग्रुप में ग्रुप डिस्कशन हो, प्रेजेंटेशन हो, जो कुछ भी हो, जिसमें कम्युनिकेशन आए और प्रैक्टिस हो रही हो इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, तो वो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए स्टूडेंट को। इस तरीके से वो अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। लाइक डिफाइनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को आप कैसे डिफाइन करेंगे? कॉन्सेप्ट इज़ अ जनरल आइडिया,
कॉन्सेप्ट का ताल्लुक आइडिया से है और अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग फाउंड बाय द कंबाइनिंग द स्पेसिफिक इंस्टेंस इन ऑब्जर्वेशन इनटू द ब्रॉडर कैटेगरी, ठीक है। ओके, टीचिंग प्रोफेशन हैज़ अ सोशल फंक्शन, यस, पढ़ा है हमने। व्हाई द फीडबैक इज़ इम्पोर्टेंट, फीडबैक इज़ इम्पोर्टेंट, फीडबैक तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं ये रिकॉर्ड कर दूँ, आप कोई भी फीडबैक ना दो, फिर मुझे पता कैसे चलेगा कि मैंने कैसे पढ़ाया, क्या ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे भी या नहीं थे, वीडियो आपको कैसी लगी, क्या इसमें वॉइस था या जो भी, ये सारा फीडबैक होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे इंसान इम्प्रूव होता है। जो हमने रिफ्लेक्टिव टीचिंग के अंदर भी पढ़ा था पीछे, याद आ रहा है आपको? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द करिकुलम गाइडेंस, करिकुलम गाइडेंस का क्या पर्पस होता है, ठीक है। गाइडेंस प्रोवाइड्स द डायरेक्शन ऑन वर्ड टू टीच, के डायरेक्शन हमें प्रोवाइड कर देता है कि हमने पढ़ाना क्या है और कौन सा कंटेंट हमने चूज़ करना है और उसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे। नेक्स्ट आपके पास है थ्री कंसिडरेशंस इन आईईपी, थ्री कंसिडरेशन, एक तो स्टूडेंट्स करंट परफॉर्मेंस लेवल, स्पेसिफिक लर्निंग गोल और नेसेसरी अकोमोडेशन एंड सपोर्ट। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द टास्क एनालिसिस मॉडल। फर्स्ट स्टेप इसका क्या है, आइडेंटिफाई करना द टास्क और स्किल टू बी एनालाइज एंड डिफाइनिंग द डिजायर्ड आउटकम्स। फर्स्ट स्टेप एनालाइज ही करना होता है किसी चीज़ को भी। वाई इज़ द नेसेसरी टू फोकस ऑन द कंटेंट एंड प्रोसेस वाइल द प्लानिंग। अब देखो प्लानिंग कर रहे हैं और हमें ये भी ज़रूरी है कि हम फोकस करें उसके कंटेंट के ऊपर और प्रोसेस के ऊपर। जी हमारे पास ये भी इंपॉर्टेंट होता है। नॉट ओनली लर्न द मटेरियल बट आल्सो डेवलप द स्किल एंड अंडरस्टैंड अप्लाई दिस इफेक्टिवली, हमने इसको अप्लाई भी तो करना है कि किस तरीके से ये इसको इफेक्टिवली अप्लाई होगा भी कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। राइट द 5 स्किल्स दैट फ्यूचर द टीचर्स नीड टू लर्न बिकम द प्रोफेशनल टीचर, ये ऊपर पढ़ा है आपने। ओके, वाई प्रिवेंट द अनक्वालिफाइड टीचर्स, वाई वी प्रिवेंट, वही चीज़ के अनक्वालिफाइड वो इंडिविजुअल्स था उसमें, आई थिंक सो, पीछे जो हमने क्वेश्चन पढ़ा है कि उन बंदों को हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्यों प्रिवेंट करते हैं, उसकी जो रीज़न थी ना और इसकी रीज़न तकरीबन सेम सेम आ रही है। अब हम अनक्वालिफाइड बंदों को, टीचर्स को अगर टीचिंग दे दें, जैसे कि गवर्नमेंट टीचर्स सिफारिश से लग जाते हैं, वो सारे दिन रेस्ट में होते हैं, फिर बच्चे बेचारे गए 50-50 स्टूडेंट्स एक एक टीचर के ज़िम्मे होता है, उनका मुस्तकबिल और वो फिर उनका तबाह कर देते हैं। प्रिवेंटिंग द अनक्वालिफाइड टीचर्स इंश्योर्स अ हाई क्वालिटी एजुकेशन। अच्छा देखो, इसको अब हम प्रिवेंट करना है इस क्वेश्चन के अंदर, देखें। अब हम इनको प्रिवेंट कर दिया तो हमारे पास जो आउटकम्स आएगी, जो प्रोडक्टिव लर्निंग आएगी ना, वो इन्वायरमेंट भी अच्छा आएगा और जो स्टूडेंट्स होंगे वो भी नेक्स्ट हमारे पास बहुत हाई स्किल्ड होंगे। व्हाट इज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग, अब ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग तो तकरीबन सब सब्जेक्ट्स में ये टर्म आ जाती है कहीं ना कहीं से, एक तो एमजीटी के सब्जेक्ट में भी ये बहुत यूज़ होती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ अ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। ब्रेनस्टॉर्मिंग है क्या? प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, ये वर्ड आपने याद रखना है। वेयर द इंडिविजुअल्स और ग्रुप जनरेट द आइडियाज़ फ्रीली। अब उनको मतलब स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रही, ओवरऑल जो भी हैं इंडिविजुअल्स अफराद, वो बिल्कुल फ्री होते हैं कि वो अपने माइंड से सोचें, एक्सप्लोर करें, कॉन्सेप्ट्स लेके आएँ और प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ये एक वो टेक्निक जो होगी वो ब्रेनस्टॉर्मिंग कहलाएगी, ठीक है। अब आगे समझ आपको। डिफरेंशिएट बिटवीन द इंस्ट्रक्चर एंड करिकुलम प्लानिंग, पढ़ा है हमने। डिस्कस द लर्नर्स लर्न बेस्ट बाय द वर्किंग अलोन, अकेले पढ़कर क्या ज़्यादा सीखते हैं, इसको हमने डिस्कस करना है। सम लर्नर्स मे बी बेनिफिट फ्रॉम द वर्किंग अलोन एज इट अलाउज सेल्फ पेस लर्निंग एंड कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इसमें ज़्यादा होती है अगर अकेले बैठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा बोर होकर फिर बुक बंद कर देते हैं, ये भी तो होता है। बट द कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़ कैन इनहेंस अंडरस्टैंडिंग, मतलब अगर ग्रुप में बैठे हैं तो ज़्यादा अच्छी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन उसका भी एक साइड इफेक्ट ये है कि बातें करना शुरू कर देते हैं, फिर वो अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो दोनों के अपनी अपनी जगह बेनिफिट्स भी हैं और दोनों की अपनी अपनी जगह ड्रॉबैक्स भी हैं, समझ आई? प्रोज एंड कॉन्स हैं, ठीक है। हाउ द ऐसे क्वेश्चन भी तो बन सकते हैं ना यहाँ से। ओके, हाउ द इलेबोरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द मेंटेनेंस रिहर्सल। अच्छा, एक तो मेंटेनेंस रिहर्सल आपने पढ़ी थी ना कि जो रिहर्सल होता है प्रैक्टिस करना और उसको फिर मेंटेन करना, मतलब हमने जो मेमोराइज कर लिया है उसको मेंटेन कर लिया, ये तो एक टर्म हो गई। दूसरा आपके पास यहाँ पे है कि इलेबोरेशन जो है ना वो क्या है, वो उससे डिफरेंट कैसे है। देखो, इलेबोरेशन इन्वॉल्व्स द कनेक्टिंग द न्यू इन्फॉर्मेशन, हमने पढ़ा है। इसमें न्यू इन्फॉर्मेशन आती है, उसमें जो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन होती है, पुरानी इन्फॉर्मेशन, उसको हमने मेंटेन करके रखा होता है। आ गया समझ? नेक्स्ट आपके पास है एनालाइजिंग लेवल ऑफ टीचिंग, incenting of teachers, why the image important to occur the memory, ये न्यू है, पहले वाले प्रीवियस थे। अब इमेज इंपॉर्टेंट कैसे है हमारे पास? अब देखो, फिर से एक बड़ी मशहूर सी मिसाल है आपके पास, एग्जांपल है कि जो एक तस्वीर है वो 50,000 अल्फाज का मजमुआ होती है,
ठीक है। अब एक तस्वीर आपको दिखा दें वो ज़्यादा समझ में आएगा एज़ कम्पेयर टू कि आपके सामने 50,000 अल्फाज बोले जाएँ। आ गई समझ? तो इसकी इम्पोर्टेंस भी वैसे ही है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन की बड़ी इम्पोर्टेंस होती है। इंटरपर्सनल नॉलेज अच्छा इसकी एक और एग्जांपल दूँ आपको बड़ी बेस्ट एग्जांपल है। नॉवल रीड करते हैं ना गर्ल्स, अक्सर गर्ल्स को आदत होती है नॉवल रीड करने की, लेकिन जैसे उसका उसके ऊपर ड्रामा बन जाता है तो वो अलग ही एक उसका होता है देखने का हिसाब किताब। ओके। इंटरपर्सनल नॉलेज रेफर्स टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द इंटरेक्ट इफेक्टिवली। एक ही टर्म है, पढ़ी हुई है हमने। व्हाट इज़ द ऑब्जर्वेशनल लर्निंग? ऑब्जर्वेशनल के ऑब्जर्व करने किसी चीज़ को, थिंक करना, थॉट करना, महसूस करना, जो भी होता है वो सारा कुछ उसमें आता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के अंदर। ठीक है। गिव द एग्जांपल ऑफ इंडक्टिव मॉडल लर्निंग। इंडक्टिव मॉडल लर्निंग की एग्जांपल देनी, ये भी हमने पढ़ा है। ओके, तकरीबन क्वेश्चन अब जो है ना वो रिपीट हो रहे हैं। अगर कोई रह गया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फॉर्म्स ऑफ कंटेंट भी ये क्या लिखा है? एक्टिशियस नॉलेज ऑफ द क्लासरूम प्लानिंग फॉर इंडक्शन। तो स्टूडेंट्स अगर ये 2 फाइल्स आप कर लेते हैं ना, सब्जेक्टिव तो आपका क्लियर है फिर। दूसरी फाइल ये है, अब ये मैं फाइल पहले ये वाली वीडियो अपलोड कर रही हूँ, इस पे आप देखते हैं आपका क्या रिस्पॉन्स आता है, तो फिर मैं ये रिकॉर्ड करूँगी। अदरवाइज़ फ़िलहाल आप फिर खुद रीड कर लेना, ठीक है? आई एम श्योर कि आपका पेपर अच्छा होगा। गुड लक फॉर एग्ज़ाम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।